दोस्तों बात है 1911 की। ब्रिटिश राज के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन और सिविल सर्विसेज ऑफिसर ने 2011 का उत्तर प्रदेश गजेटियर्स का मुरादाबाद वॉल्यूम पब्लिश किया और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सिविल लाइंस एरिया, जिन्हें उस वक्त सिविल स्टेशन एरिया कहा जाता था, उन्हें 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने डिजाइन किया था ताकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को शहर के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज से सेपरेट करके एक सेफ जोन में रखा जा सके। इन जोन्स को उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जोन भी कहा जाता था, जहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे कि डीएम आवास, कोर्ट्स और ऑलमोस्ट सारे बड़े ऑफिसेस। ये हर इंडियन शहर का सबसे सिक्योर पार्ट होता था। पर क्योंकि ये सिविल लाइन एरियाज रेजिडेंशियल एरियाज को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे, शाम के 6 बजे के बाद इन एरियाज में पॉपुलेशन और ह्यूमन एक्टिविटी 0 के बराबर हो जाती थी और गवर्नमेंट इस वॉइड को एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस के नाम से बुलाती थी। लेकिन हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार, जिन्हें हम राहुल के नाम से बुलाएंगे, उन्होंने अपने भेजे गए ईमेल में मुझे बताया कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस को अगर डेड साइलेंस भी कहा जाए तो टर्मिनोलॉजी गलत नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी उस एरिया में राहुल के साथ घटा वो कुछ इसी तरफ इशारा करता है। प्रणाम दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी नहीं है। दरअसल ये स्टोरी एक वार्निंग है। बात है 13 जून 2003 की। ये वो समय था जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट स्मार्टफोन का पूरा कल्चर ही अपने स्टार्टिंग फेज में था और इस वक्त हर बच्चे की शाम गली क्रिकेट या फिर अपनी पसंद का कोई भी खेल खेलते हुए बीता करती थी। और 13 जून 2003 की शाम को कोर्ट के पीछे वाले ग्राउंड में राहुल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और जैसे ही राहुल ने शॉट मारा तो बॉल सीधा ग्राउंड को पार करके कोर्ट की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर गिरती है। अब वन टिप वन हैंड के अलावा गली क्रिकेट का एक और रूल होता है, जो बॉल मारेगा वही लेकर आएगा। पर ये सिंपल रूल राहुल को अगले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला था। तो रूल के अनुसार राहुल बिना कुछ सोचे कोर्ट बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़कर पहली फ्लोर के कॉरिडोर में जाते हैं, वहां एकदम शांति का माहौल था, क्योंकि इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और कोर्ट एकदम खाली था। और राहुल सीटी मारते हुए बेफिक्री के साथ बॉल को ढूंढने में लग जाते हैं। पर जैसे ही राहुल की नज़र कोर्ट रूम के कॉरिडोर के एंड में जाती है, जहां अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था, राहुल को महसूस होता है कि वहां कोई खड़ा है। और गौर से देखने पर राहुल को लगता है कि वो एक औरत है जिसकी पीठ राहुल की तरफ हो रखी है। अब उस वक्त राहुल को ऐसा लगता है कि कुछ है जो उसको उस औरत की तरफ आकर्षित कर रहा है। और इतने में वो औरत धीरे से पलटती है और राहुल जो देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस औरत की बनावट में थोड़ी गड़बड़ थी और वो एक अजीब सी नज़र से राहुल की तरफ देख रही थी। अब उस दृश्य को देखकर राहुल का गला सूख जाता है और वो डर से पसीने पसीने हो जाता है। और इतने में राहुल को कोर्ट रूम की दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। ओए लड़के, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अब उस सख्त आवाज़ को सुनकर राहुल डर जाता है और जैसे ही वो पीछे पलटते हैं, उन्हें दिखता है कि वहाँ एक वॉचमैन खड़ा है, पुरानी सी खाकी ड्रेस, हाथ में मोटा डंडा। और उसने राहुल की तरफ घूरते हुए बोला, तुझे ये खेलने की जगह लगती है? भाग यहाँ से। इतने में राहुल ने पीछे पलट के वापस उस कॉरिडोर की तरफ देखा जहां वो औरत खड़ी थी, पर अब वहां कोई नहीं खड़ा था। वो कॉरिडोर एकदम खाली था। अब क्योंकि राहुल उस वॉचमैन से थोड़े से डर भी जाते हैं, वो उस बात को इग्नोर करके वहां से फौरन भाग जाते हैं। अब वापस घर आकर राहुल इस बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताते और काश वो इस बारे में अपनी माँ को बता देते तो अब आने वाले दिनों में जो उनके साथ भोकाल मचने वाला है वो शायद बच जाते उस चीज़ से। अब इस बात को करीब 1 हफ्ता बीत जाता है और लगभग 20 जून के आसपास शाम के वक्त राहुल के घर मेरठ से कुछ गेस्ट आते हैं
अब अगर आप मुरादाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि मुरादाबाद की नुमाइश जो गर्मियों के महीनों में ही लगती है बहुत फेमस है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसी नुमाइश को देखने के लिए ये रिश्तेदार राहुल के घर आए थे। पर राहुल के पापा एक पंप ऑपरेटर थे, तो उनकी ड्यूटी की टाइमिंग स्विच होती रहती थी, कभी रात के वक्त और कभी दिन के वक्त, और उस दौरान उनकी ड्यूटी रात की चल रही थी। तो राहुल की मम्मी उन्हें बोलती हैं कि जा बेटा पापा को बुला ला। और निकलते वक्त राहुल की मम्मी राहुल को थोड़ा सख्त लहजे में बोलती हैं कि बेटा कोट रोड से मत जाइयो, पुरानी मंडी वाले रास्ते से जाना। अब ये वो बात थी जो राहुल को इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। पर उस वक्त राहुल महज 9th या 10th क्लास में होंगे, और इस एज में बड़ों की सलाह का मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्योंकि इस एज में हर बच्चे के अंदर एक अलग ही लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और आज ये ओवर कॉन्फिडेंस राहुल को किस रास्ते पर लेके जा रहा था वो आप लोग आगे की कहानी में जानोगे। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोट रोड वही रोड है जिस पे करीब एक हफ्ते पहले राहुल के साथ क्रिकेट खेलते हुए वो इंसिडेंट हुआ था। पर अब तक राहुल उस बात को कंप्लीटली भूल चुके हैं और ये उसी रोड पे दोबारा निकल जाते हैं। अब समय हो रहा था 9:30 बजे के आसपास, पर इस वक्त तक तो ये एरिया पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। पर राहुल के इसी रोड को लेने का कारण ये था कि पुरानी मंडी वाला जो रूट था वहां से होकर जाने का मतलब था 2 से 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा साइकिल चलाना, और कोट रोड का जो रास्ता था वो बहुत छोटा था। और इसी लालच की वजह से राहुल कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे आज, ये हम बस कुछ ही देर में जानने वाले हैं। और जैसे ही ये गेट नंबर 3 को क्रॉस करके करीब 100 मीटर अंदर जाते हैं कि तुरंत लाइट भाग जाती है। अब गर्मियों के माहौल में 2023 के दौरान लोड शेडिंग की वजह से पावर कट्स एक आम बात थी, और क्योंकि इस वक्त हल्की हल्की चांदनी भी थी तो अंधेरा पूरी तरह से नहीं था। तो राहुल ने सोचा कि मुझे मैक्सिमम 1 किलोमीटर साइकिल चलानी है इस रोड से, जिसे कवर करने में मुझे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे। और वो यही सोचकर अंधेरा होने के बावजूद भी साइकिल रोकते नहीं हैं और चलते रहते हैं आगे। और इतने में ही राहुल को फील होता है कि उनसे 150 मीटर करीब आगे रोड पर कोई खड़ा है, और वो राहुल से एक वियर्ड सी आवाज में बोलता है, मुझे आगे तक छोड़ देगा। अब जब तक राहुल उसे कुछ जवाब दे पाते, राहुल को महसूस होता है कि कोई उनकी साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठ गया है। और ठीक उसी वक्त राहुल को अपनी गर्दन के बिल्कुल करीब एक सांस महसूस हुई, जैसे बिना बोले ही वो चीज राहुल को बताना चाहती थी कि वो उसके कितना करीब है। अब इस चीज के बाद राहुल बुरी तरह से डर जाते हैं और वो अपनी साइकिल को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राहुल को महसूस होता है कि उनकी साइकिल बहुत भारी हो जाती है, कि पीछे कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई 100 किलो का आदमी बैठा हुआ है। और तभी राहुल को सामने चौराहे पर बने हुए फाउंटेन से एक और आवाज आती है, और इस आवाज के आते ही पीछे बैठा वो लड़का तुरंत गायब हो जाता है। जो साइकिल इतनी भारी हो गई थी कि उसको आगे बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल हो रहा था राहुल के लिए, वो एकदम लाइट हो जाती है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही राहुल वापस आगे की तरफ पलटते हैं और जो वो अपने सामने देखते हैं, उसे देखने मात्र से राहुल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि चौराहे पर बने फाउंटेन के सामने उसे वो दिखी, वही औरत जिसको उन्होंने अब से करीब 1 हफ्ता पहले कोर्ट की बिल्डिंग में देखा था। अब राहुल अपने ईमेल में बताते हैं कि उस औरत को देखने मात्र से ही राहुल का मानो खून जम गया, और उसके हाथ में एक दरांती थी जिसे वो धीरे धीरे राहुल की तरफ देखते हुए जमीन पर घिस रही थी। अब राहुल का दिमाग इस वक्त शून्य में जा चुका था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और डर के मारे वो अपनी साइकिल को बुरी तरह से भगा लेते हैं गेट नंबर 1 की तरफ। और जिस वक्त वो उस औरत के साइड से गुजर रहे थे, उन्हें ऑलमोस्ट पक्का यकीन था कि पीछे से कोई उन्हें पकड़कर खींचेगा और आज उनका खेल खत्म। पर एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं होता। राहुल पूरी तरह से अपनी साइकिल को भगा रहे थे, वो पसीने पसीने हो रखे थे,
और उस शांत वातावरण में उनके साइकिल की चेन की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अब राहुल को गेट नंबर 1 ठीक अपने सामने दिख रहा था। उन्हें बस हार्डली 400 मीटर साइकिल दौड़ानी है और उसके बाद उन्हें वो मेन रोड दिख रही थी जिस पे ट्रैफिक चल रहा था। पर जैसे ही वो गेट नंबर 1 की तरफ पहुंचते हैं, राहुल को एहसास होता है कि ये भयानक खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुश्किल से 2 मिनट पहले जो गेट नंबर 1 पूरी तरह से खुला था, अब वो बंद ही नहीं था। उस गेट पर एक जंजीर से ताला लगा हुआ था और उन्हें ठीक सामने जा रही रोड पर ट्रैफिक साफ दिख रहा था, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं सकते थे, मानो वो एक पिंजरे में कैद हो चुके थे। और तभी पीछे से उसी औरत की आवाज आती है। राहुल ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा और वो औरत जो फाउंटेन के पास खड़ी थी, अब वो राहुल के पास आ रही थी। राहुल ने घबरा कर साइकिल मोड़ी और पार्किंग की तरफ बने हुए कच्चे रास्ते पर उतार दी। लेकिन वहां कुछ अजीब हो रहा था। उस वक्त राहुल हांफते हुए अपनी साइकिल को भगा रहे थे, पर चाहे वो जितनी देर भी साइकिल चलाते, वो वापस मुड़ के उसी फाउंटेन के पास पहुंच जाते जहां उन्हें वो औरत खड़ी हुई दिखती। राहुल को फील होता है कि वो उस एंटिटी के माया जाल में फंस गए। राहुल ने ये छलावे वाली कहानियां बचपन से सुनी थी, जिसके एंड में वो छलावा अपने शिकार को छोड़ता नहीं था। राहुल ऑलमोस्ट रोते हुए अपनी साइकिल को पूरी तरह से पैडल कर रहे थे। लाइट ना होने की वजह से उस कच्चे रास्ते पर काफी अंधेरा था कि इतने में साइकिल के टायर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आता है और उस पत्थर से ठोकर खाकर साइकिल नीचे गिर जाती है। राहुल को साफ लग रहा था कि ये एंड है। जमीन पे पड़े हुए उन्हें वो औरत अपनी तरफ बढ़ती हुई साफ नजर आ रही थी। और तभी एक और आवाज आती है, जैसे कोई भारी जूतों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। अब राहुल जैसे ही उस आवाज की तरफ पलटते हैं, वो देखते हैं कि वही वॉचमैन जो उन्हें उस दिन कोर्ट रूम में मिले थे, अपनी उसी खाकी ड्रेस में राहुल की तरफ ही आ रहे थे। और उस आवाज के सुनते जो चीज अभी राहुल को ऑलमोस्ट मारने वाली थी, उसके चेहरे पर डर का माहौल साफ फील होता है। और राहुल को क्रॉस करते हुए वो उस औरत के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो औरत पीछे हटने लगती है और उस वॉचमैन ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक भारी आवाज में बोलते हैं, इस लड़के को परेशान करना बंद कर और भाग जा यहाँ से। और वॉचमैन के ये बात बोलते ही वो औरत अंधेरे में पीछे हटते हुए चली गई। और फिर वो वॉचमैन राहुल की तरफ पलटता है और राहुल की आंखों में देखते हुए बोलता है, तेरी मम्मी ने मना किया था इस रोड पे आने से। अगर आज के बाद इस रोड पे रात में तुझे देखा ना, तो तुझे मैं ही मार दूंगा। राहुल इस वक्त तक इतनी बुरी तरह से डर चुके हैं कि वो वॉचमैन की बात का जवाब भी नहीं दे पाते। और वो गेट नंबर 1 की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि अब वो गेट पूरी तरह से खुला हुआ था। राहुल अपनी साइकिल भगाते हैं और सीधा अपने पापा के पास जाते हैं। अगले कई दिन तक राहुल को तेज बुखार चढ़ता है, पर धीरे धीरे वो ये सब भूल जाते हैं। पर वो बात उस दिन वहां खत्म नहीं होती। उस बात के होने के 10 साल बाद राहुल अपनी शादी के बाद एक दिन अपनी वाइफ के साथ अपने वेडिंग फोटोग्राफर के पास जा रहे थे एल्बम की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। और उस फोटोग्राफर का घर सिविल लाइंस के ठीक सामने था। और जैसे ही ये उस फोटोग्राफर के घर पे जाते हैं तो राहुल को दीवार पर एक तस्वीर दिखती है और उस तस्वीर में राहुल को वही बुजुर्ग वॉचमैन दिखते हैं। वो फोटोग्राफर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इन अंकल ने तो मेरी जान बचाई थी 2023 में, ये आपके पापा हैं। अब फोटोग्राफर राहुल की तरफ बड़े ही वियर्ड तरीके से देखते हुए बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है भैया, पर ये आपकी जान बचा ही नहीं सकते, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरे दादाजी की मौत तो 2001 में ही ऑन ड्यूटी हो गई थी, तो 2003 में ये आपकी जान कैसे बचा सकते हैं। अब ये सुनकर राहुल को विश्वास नहीं होता कि वो इंसान जो उसे उस दिन कोर्ट रूम में दिखा था, वो इंसान जिसने उस रात उसकी जान बचाई थी, वो उस वक्त जिंदा ही नहीं था। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसने राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इतने साल बाद भी जब आज राहुल अपनी मोटरसाइकिल पे उस रोड से गुजरते हैं तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल के साथ घटी एक सच्ची कहानी।
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पे उसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये और ये दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जय महाकाल।